ठीक है ना बेटा। देखिए अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब तो बिल्कुल टाइम जाया करने का आपके पास वक्त नहीं होना चाहिए ना। सामने आपको एग्जाम नजर आ रहे हैं, सिर्फ 20 डेज है। इन 20 डेज में ये ना हो कि पूरा साल जो आपने मेहनत की है वो इन 20 डेज में आप मेहनत जो है ना अपनी जाया कर दें। तो इसलिए अब सामने आपको नजर भी आ रहा है, जी फिनिशिंग लाइन है सामने, बस आपने उसको फिनिश करना है अच्छे तरीके से। और इन 20 डेज में ना जरा मेहनत करनी है, टाइम जाया बिल्कुल नहीं करना। अब आ जाइए जी, ये जो पेपर था मई जून 2018, इसके बेटा हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है ना कर लिए थे, ठीक है, और डिटेल में किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर अब आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये है ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड। ठीक है, अब सबसे पहले जी वो कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कोबाल्ट एटम की। कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 27। तो 1s2 2s2 2p6, बेटा आप लोग साथ साथ करेंगे, इस तरह फ्री नहीं बैठेंगे। 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। ठीक है जी, ये मैटर नहीं करता कि आप 4s2 पहले लिखें या 3d, या 3d पहले लिखें या 4s। लेकिन मैटर क्या करता है कि आप जब अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, क्योंकि कोबाल्ट 2 आयन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। ये एक नोट याद कर लें कि व्हेन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म आयंस, व्हेन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म आयंस, तो 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो आपने बेटा 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अच्छा जी, अब बेटा आपको वो कह रहा है कि आप कॉपर 2+, इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 3s2 3p6 3d7। ठीक है जी। अच्छा, सम टाइम पता है क्या करता है, यहाँ तो चले उसने आपसे कह दिया ना कि आप कॉपर एटम की करें। सम टाइम आपको कॉपर एटम की नहीं कहता, डायरेक्ट कहता है कि कॉपर 2 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने उस टाइम भी क्या करना है कि पहले एटम की करनी है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना, उसमें गलती की बहुत गुंजाइश होती है कि आप जो है ना गलती से 3d से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो आपने अगर ट्रांजिशन मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो पहले आप एटम की कीजिएगा रफ वर्क में, और देखिएगा 4s कहाँ पर आ रहे हैं, पहले वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के, और फिर अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं वो आप 3d से निकालेंगे, राइट। अच्छा, अब आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। आपको मैं बताता हूँ कॉम्प्लेक्स आयन इस तरह का। आप डेफिनेशन अगर लिखनी हो ना तो बेटा इस तरह की डायग्राम जरा अपने माइंड में लेकर आए, तो बड़ी आपको आसानी हो जाएगी उससे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रांजिशन मेटल आयन वो पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपने बताना है जी एन आयन विच इज फॉर्म बाय, जिसमें एक क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, और उसको सराउंड कौन कर रहा होता है बेटा, लाइगेंड्स। कौन सराउंड कर रहा है, लाइगेंड्स। तो एन आयन which is formed by central metal atom या आयन, और इसको कौन सराउंड कर रहा है, सराउंडेड बाय लाइगेंड्स, सराउंडेड बाय लाइगेंड्स। लाइगेंड्स इसको सराउंड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपका ट्रांजिशन मेटल आयन होता है। ड्रॉ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 2। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ तो उसने आपको बता दिया ना कि ये टेट्राहेड्रल है। अगर आपको ना भी बताए तो आपने ये बात याद करनी है कि जो कोबाल्ट क्लोराइड है, कोबाल्ट क्लोराइड, इसका आपने कॉम्प्लेक्स जो है ना टेट्राहेड्रल ही बनाना होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाना। ठीक है, तो ड्रॉ दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय कोबाल्ट 2 आयन विद 4 क्लोराइड आयन। अब देखें, आपको 3 डायमेंशनल में बनाना है टेट्राहेड्रल। ये प्लेन लाइन का मतलब है कि ये क्लोरीन ऑन स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर है। ये जो बेटा मैं वेज बना रहा हूं, इस वेज का मतलब है कि ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ये आउटसाइड दी स्क्रीन है, ये स्क्रीन के बाहर है क्लोरीन, और कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है। और ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, इसका मतलब है कि ये क्लोरीन इनसाइड दी स्क्रीन है। अब देखिए चार्ज भी आपने डालना है, कोबाल्ट पर 2+ चार्ज है, ईच Cl हैज -1 चार्ज। तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, वो आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर डाल दें, 2-। ठीक है जी।
अगर चार्ज नहीं डालेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। देखे ना, 2 मार्क्स का है ना, तो बेसिकली आपको यहाँ पर वो ये भी चेक करना चाह रहा है कि स्टूडेंट नेट चार्ज ऊपर डालेगा या नहीं डालेगा, क्योंकि कोबाल्ट 2+ है, ECl हैज -1, तो आप देखेंगे कि जो नेट चार्ज है वो -2 बन रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे। अब देखें, व्हाई मेनी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल बेटा कलरफुल क्यों होते हैं, ये जरा मैं आपको पहले समझा देता हूं यहाँ पर। देखिए, वो कोबाल्ट की अगर बात कर रहा है, कोबाल्ट 2+, जरा देखिए कोबाल्ट 2+ में कितने डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे जी? कोबाल्ट 2+ में डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 3d7 ना, 3d7। कोबाल्ट 2+ में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 है और 3d7 है। बेटा ये जो d7 है ना, d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, आपको पता है। d हैज 5 ऑर्बिटल्स, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये इस तरह होता है। ठीक है, ये डी सब शेल है, 3d, इधर एनर्जी है। अब बेटा होता ये है कि जब लाइगेंड्स आते हैं ना, लाइगेंड्स जब अप्रोच करते हैं किसको? कोबाल्ट आयन को, क्योंकि लाइगेंड्स ने तो डेटिव बॉन्ड बनाना होता है ना मेटल आयन के साथ। तो ये जो कोबाल्ट 2+ है ना बेटा, इसको जब लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा? रिपल्जन होती है लाइगेंड्स में और इन डी इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइगेंड के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इस रिपल्जन की वजह से बेटा ये जो डी सब शेल है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ये बात गौर से सुनिएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल शेप होगी ना, ऑक्टाहेड्रल, तो इस तरह की स्प्लिटिंग होती है। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इस तरह की स्प्लिटिंग होगी कि DXY, DYZ, DXZ, ये 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर होंगे, DX2, Y2, DZ2 हायर एनर्जी पर होंगे, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं इस केस के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड, ये आपका ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है ना, ये है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के अंदर बेटा, पहले इसकी आप बेशक पिक्चर ले लें कि ऑक्टाहेड्रल में ये स्प्लिटिंग होती है, ये है ऑक्टाहेड्रल में, राइट। पिक्चर ले ली होगी आपने, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर टेट्राहेड्रल होता, क्या होता है टेट्राहेड्रल, तो बेटा टेट्राहेड्रल में ये होगा कि ये आप फ्लिप कर देंगे जी, ये जो स्प्लिटिंग है ना, DX2 Y2 नीचे आ जाएगा, DX2 Y2 नीचे आएगा, और जो DXY, इसकी रीजन है बेटा वो बताने का यहाँ टाइम नहीं है, DXY, DYZ, DXZ। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन जरा फिलिंग करें ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा होगी। और ये जो यहाँ पर बेटा दोनों डी, ये जो 2 सेट्स बने हैं ना, एक सेट बेटा ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सेट है, और ये बेटा आपके पास दूसरा सेट है। इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा ई। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा ई है। अच्छा, ये डेल्टा ई कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि लाइगेंड्स और ये जो ट्रांजिशन मेटल आयन है इनमें रिपल्जन कितनी ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा रिपल्जन होगी बेटा, उतना डेल्टा ई भी बिगर होगा, और जितनी कम रिपल्जन होगी उतना डेल्टा ई भी कम होगा। अब होता क्या है, होता बेटा ये, अब आते हैं क्वेश्चन पर, कि ये आपका कोबाल्ट का कंपाउंड है, ठीक है, ये कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स है। यहां से बेटा आप इसको ना वो देते हैं जी, व्हाइट लाइट। आप क्या दे रहे हैं जी इसको? व्हाइट लाइट दे रहे हैं। जब आप बेटा इसको व्हाइट लाइट देंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। आपको पता है ना, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। तो कोबाल्ट इनमें से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि क्या करेगा जी एब्जॉर्ब करके? जो इलेक्ट्रॉन है ना लोअर स्टेट में, लोअर एनर्जी पर, उसको हायर एनर्जी पर भेजता है। कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन यहां से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो बेटा व्हाइट लाइट में से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया ना, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो आपको एक डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करके देता है। देखिए, सपोज करते हैं जी,
सपोज करते हैं इसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया ना, अगर ये 7 कलर्स होंगे तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाइट। अगर ऑरेंज इसमें से मैं निकाल दूं तो ये व्हाइट नहीं बनाएंगे बेटा, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ कि ये ब्लू बना देंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड मिलकर एक ब्लू कलर बनाएंगे। तो अब आपको जो कोबाल्ट का ये कंपाउंड नजर आ रहा होगा, ये आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो जो रिमेनिंग लाइट है वो एक नया कलर प्रोड्यूस करके देती है। तो अब बेटा आपने यहाँ पर क्या बताना था, देखें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि व्हाई मेनी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलरफुल। आपने ये बताना है कि देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दी, there is a repulsion between the ligands and d subshells या d orbitals. As a result, d orbital splits, d orbitals splits into two sets. ठीक है, पहली बात तो ये बतानी है कि स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग के बाद बेटा मैंने क्या बताया था कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सेकंड पॉइंट आप बताएंगे। जो आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में से बेटा कुछ पार्ट को क्या करेगा बेटा, वो मैं भी आपको बताता हूँ फरा, कि आपने कैसे कलर प्रिडिक्ट करने वो भी बता देता हूँ। क्या करेगा जी, वो व्हाइट लाइट में से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा एक्साइट होगा फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। एज अ रिजल्ट electron is excited from lower d orbital to higher d orbital, lower d orbital to higher d orbital। ठीक है जी, ये लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल से हाइयर डी ऑर्बिटल में। अच्छा, ये तो इसने क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन की नेचर समझे। यहाँ तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई मेनी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर क्यों होते हैं ज्यादातर, है ना। अगर वो आपसे ये कहेगा कि क्यों डिफरेंट ट्रांजिशन जो मेटल्स है वो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन सुने कि क्यों डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कलर शो करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्यों डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो इसका आंसर पता है क्या होगा, डेल्टा ई। और बाकी बातें फिर आपने वही बतानी है, लेकिन डेल्टा ई बेटा देखें, डेल्टा ई जो है ना ये वेरी करता है। अगर डेल्टा ई बिगर होगा, अगर डेल्टा ई बेटा बिगर होगा, तो ये जो आपको एनर्जी गैप नजर आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, फिर आपको ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करनी होगी, ग्रीन या ब्लू या इंडिगो या वायलेट। तो ये डेल्टा ई जो है ये बेसिकली डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है ना। अगर डेल्टा, क्योंकि हर कंपाउंड का डेल्टा, हर कॉम्प्लेक्स का डेल्टा ई डिफरेंट है, क्योंकि रिपल्जन जो डिफरेंट हो रही है जी, कहीं पर रिपल्जन ज्यादा हो रही है कहीं पर कम, तो डेल्टा ई के डिफरेंट होने से ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कलर शो करते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं आपको एक और चीज जरा बता दूं, एक मिनट बेटा, एक मिनट सिर्फ मैं आपको जो है ना ये जी, अच्छा देखिए आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी अभी, ये देखें जी, ये आपको कलर नजर आ रहे हैं जी। आप इसकी बेटा पिक्चर ले लें, इसकी पिक्चर ले लें जी बेशक, आप सब बच्चे पिक्चर ले लें जी इसकी, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देखिए ये जो आपके सामने कलर व्हील है ना, अच्छा बेटा ये जो मैंने कलर व्हील सेंड किया, आप इसको याद कर लें, ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। इस कलर व्हील में आपको आमने सामने डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं। देखिए ब्लू के सामने कौन सा कलर नजर आ रहा है, ऑरेंज। अगर एक कॉम्प्लेक्स ऑरेंज कलर को, ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स ऑरेंज, व्हाइट लाइट में ऑरेंज लाइट होगी ना,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अगर कोई कम्प्लेक्स ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो उसका कंप्लीमेंट्री कलर है वो नजर आएगा ब्लू, दैट इज ब्लू। इसी तरीके से बेटा अगर एक कंपाउंड, एक कम्प्लेक्स, मैं आपसे पूछता हूं, एक कम्प्लेक्स जो है ना बेटा वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस लाइट को? ग्रीन, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस कम्प्लेक्स का कलर आपको क्या नजर आएगा? जो ग्रीन के सामने कंप्लीमेंट्री कलर है दैट इज रेड, तो आपको रेड कलर का कम्प्लेक्स नजर आएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपने इसकी पिक्चर लेने और ये आपने कलर व्हील याद कर लेना है। अब जरा देखें, यहां पर वो यही चीज पूछ रहा है कि using idea from your answer to 3 suggest why the color complex formed by one of the cobalt with 4 chloride ion is blue। कह रहे जी कि ये जो कोबाल्ट 4 क्लोराइड है ये ब्लू कलर का क्यों है, क्यों ब्लू कलर का है जी? और ये आपको कलर याद रखना है, ये आपके एक सिलेबस में है कोबाल्ट क्लोराइड। और ये आपको बताऊं, ये आपने ओ लेवल से ही पढ़ा था, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, उसका वाटर के साथ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसको आप वाटर में डिप करें तो वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में शामिल है। अब वो कह रहे जी ये ब्लू क्यों है, तो आपने बेटा इसका आंसर देना है कि क्यों ब्लू है। तो आप बताएंगे ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? आप बताएंगे कि इसने एब्जॉर्ब की है, इट इज एब्जॉर्बिंग, ब्लू के सामने कौन सी थी? ऑरेंज, ऑरेंज लाइट। ठीक है ना बेटा, अगर कोई कम्प्लेक्स आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना, इट मींस कि उसके सामने ऑरेंज लाइट है, ऑरेंज कलर उसने एब्जॉर्ब किया, तब वो ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। डिस्क्राइब द कलर चेंज दैट अकर्स व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लू क्रिस्टल ऑफ द कोबाल्ट 2 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये भी आपको मैं कहता था कि आपके सिलेबस में है, ये जो कोबाल्ट क्लोराइड COCl4, ठीक है, इसके अंदर आप वाटर ऐड करते हैं जी, ये ब्लू कलर का है। जब वाटर ऐड करेंगे ना तो कोबाल्ट हेक्सा एक्वा, कोबाल्ट 2, और ये 4 क्लोराइड बाहर आ गए, ये बेटा पिंक कलर का है। ये वाटर का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। ये देखिए कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये ब्लू कलर का होता है, इसमें वाटर ऐड किया तो ये कोबाल्ट क्लोराइड पिंक कलर का आपके पास आ गया, और साथ में 4 क्लोराइड्स। तो कह रहा है कलर चेंज क्या होगा जी? डिस्क्राइब द कलर चेंज दैट अकर व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लू क्रिस्टल ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रिस्पांसिबल फॉर दिस कलर चेंज। श्री बेटा आप एक काम करेंगे, ये जितने भी अगर ट्रांजिशन मेटल के कलर्स हैं, ये अगर आप कोई बहुत साफ सुथरे पेज के ऊपर इसको लिख दें, मैं इसको एक दफा चेक करके जो मिसिंग होगा वो मजीद इसमें ऐड करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मुझे काफी बच्चों ने कहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल के कलर्स हैं वो सारे आप लिख दें, तो अगर आपके पास नोट्स में हो तो बेटा मुझे पिक्चर सेंड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब कलर चेंज जो है जी ये आ रहा है पिंक। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी? टाइप ऑफ रिएक्शन देखें ना, ये जो क्लोराइड था ये लाइगेंड है, वाटर भी लाइगेंड है, तो ये लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन या लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन, ये लाइगेंड एक्सचेंज, जो मर्जी आप लिख दें। नेक्स्ट देखें जी, अच्छा ये भी ध्यान में रखें कि अक्सर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ट्रांजिशन मेटल से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहां भी देखें वही काम किया हुआ उसने, कोबाल्ट 2 कैन बी ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 2 को कोबाल्ट 3 पे ऑक्सीडाइज कर रहा है जी, मतलब कोबाल्ट 2 जो है इससे इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा है। ऐसे कह रहा है यूज द डाटा बुकलेट टू सजेस्ट अ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन। देखें हमने यहाँ पर दो काम करने हैं जी। मैं पहले तो देखता हूँ कि कोबाल्ट 2 जो है ना, डाटा बुकलेट में आपको ऐसे मिलेगा, वेट अ मिनट, ये कोबाल्ट 2 है, बल्कि बेटा ये इस पे काम कर लेते हैं, वन नोट पे, वेट, ये बेटा आपके पास है कोबाल्ट 3+ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स कोबाल्ट 2+। वो कह रही थी आपने कोबाल्ट 2 को ऑक्सीडाइज करवाना है, मतलब कोबाल्ट 3 में भेजना है। तो अगर आपने ऑक्सीडाइज करवाना है ना तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कोबाल्ट 2 का इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो डाटा बुकलेट बेटा देखते हैं कि कैसे होगा जी। ये देखिएगा जरा, 9701, मेरा आप लोगों ने डाटा बुकलेट पहले मुझे बताना है कोबाल्ट की ई नॉट वैल्यू क्या आ रही है। ये जरा आप देखिएगा बेटा, ये नजर आ रही है आपको? इसमें इसमें मैं सामने लिख नहीं सकता, आप जरा देखें कोबाल्ट 3 और कोबाल्ट 2, इसको और मैं बड़ा करता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आप देखिएगा कोबाल्ट 3 और कोबाल्ट 2,
1.82 आ रहा है ना बेटा, 1.82। तो ये मैं पहले इसकी ई नॉट वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर, ये आ रही है प्लस 1.82 वोल्ट्स। आप करना क्या चाहते हैं भाई, आप चाहते हैं कि कोबाल्ट 2 को कोबाल्ट 3 में भेजें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाहते हैं, मतलब कोबाल्ट 2 से इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं। आपको अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन सा हो, अच्छा पहले बताएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो बेटा अगर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन आपने गेन करवाना है, मतलब एरो इस साइड पर जाना है इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए, तो आपको कोई ऐसा नॉन मेटल ढूंढना पड़ेगा जिसकी ई नॉट वैल्यू इससे बिगर हो, जिसकी ई नॉट वैल्यू कोबाल्ट से बिगर हो, क्योंकि अगर ई नॉट वैल्यू बिगर होगी ना, वो उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जरा देखें जी कहां पर आ रही है बिगर वैल्यू, ये तो है 1.82। आपने कोई ऐसा ढूंढना है जिसकी 1.82 से बिगर वैल्यू आ रही है, सिर्फ वैल्यूज को देखें जी, 1.82 से बिगर वैल्यू होनी चाहिए, 1.82 से बिगर वैल्यू देखते जाएं, 1.82 से बिगर वैल्यू आ रही है जी 2.87, है ना। ये देखें फ्लोरीन की आ रही है जी 2.87, यस। तो अब ये देखें फ्लोरीन 2 electrons it gives 2 Fe, 2.87। पर देखें ये एरोज अकॉर्डिंग टू ई नॉट वैल्यूज हैं या नहीं है, कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कोबाल्ट लूज करेगा, ऐसी है ना। तो बस ये वो चाह रहा था, वो कह रहा है कि बताएं कि कौन सा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन को गेन, जो कोबाल्ट को ऑक्सीडाइज कर सकता है, दैट इज द फ्लोरीन। वैसे एक और भी है S2O8 भी है, S2O82 माइनस, ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल एक ही चाहिए। तो इसकी इक्वेशन भी मैं आपको यहीं लिख देता हूं। देखें फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, 2, और कोबाल्ट कितने लूज कर रहा है, 1। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए ना, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। डोंट चेंज द ई नॉट वैल्यू, इसको चेंज नहीं करना भाई। अब इक्वेशन में फ्लिप कर लेता हूं, कोबाल्ट 2 प्लस इट गिव्स कोबाल्ट 3 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आयरन जो सॉरी फ्लोरीन वाली इक्वेशन है वो ऐसी आएगी, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 Fe माइनस। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये ऊपर से आ रहे हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कोबाल्ट ने लूज किए हैं, ठीक है। अब आप बेटा इसकी नेट इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि वो मांग रहा है वहां पर नेट इक्वेशन भी। क्या होगी जी नेट इक्वेशन, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो 2 मोल्स ऑफ कोबाल्ट 2 प्लस फ्लोरीन 2 मोल्स ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस एंड फ्लोराइड। ये बेटा आपकी नेट इक्वेशन बन गई, राइट। अच्छा इसके बाद वो आपसे ई नॉट भी पूछ रहा है बेटा, कह रहा है ई नॉट ऑफ सेल बताएं जी इसका। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देखिए ऑक्सीडेशन किधर हो रही है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर हो रहा है ना बेटा, दिस इज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किधर हो रही है, यहां हो रही है। तो फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो बेटा रिडक्शन की वैल्यू आ रही है प्लस 2.87 और ऑक्सीडेशन की आ रही है प्लस 1.82। तो आप इसको सिर्फ सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 1.05। दिस इज द ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है जी। ये पूरा क्वेश्चन हमने यहां पर कर दिया उस पर करने के बजाय। पढ़ेगी आप, मैंने बता दिया है प्लस 1.05। और ये बेटा इक्वेशन हमने यहाँ बता दिया था, फ्लोरीन या S2O82 माइनस भी आप लिख सकते हैं। इक्वेशन बेटा मैंने आपको लिख कर दे दिया है कि कोबाल्ट 2 प्लस है फ्लोरीन और कोबाल्ट 3 प्लस और 2F माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, 17 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन है, देख लें। आपको मैं इसलिए कहता हूँ कि ट्रांजिशन मेटल सबसे अच्छा तैयार करें कि यहाँ से 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। अब कोबाल्ट 3 form 2 isomeric octahedral complexes with formula this. The NO2 जो नाइट्राइट है, NO2 माइनस इज नाइट्राइट इज मोनोडेंटेट लाइगेंड, कंप्लीट द डायग्राम। बेटा आप इसके कौन से आइसोमर बना सकते हैं, आपको मैंने बताया था। देखें यहाँ पर ये जो लाइगेंड्स है ना, ये सब मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट कोई भी नहीं है। सब ऐसे लाइगेंड्स हैं जो कि एक एक डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिस ट्रांस बनेंगे। आपको पता है ना कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ना ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि बाइडेंटेट लाइगेंड होने चाहिए, बाइड एटलीस्ट 2, वो भी 2 होने चाहिए, तब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। लेकिन यहाँ पर आपने बेटा सिस ट्रांस बनाना है, तो हम पहले इसको सिस रखते हैं। सिस में क्या होगा, जो एक जैसे लाइगेंड्स है ना, जिस तरह ये, इनको आप बेटा 90 डिग्री पर रखें। अच्छा पहले तो लाइंस आप देख लें कि आपने बॉन्ड्स कैसे शो करने हैं। जब भी ऑक्टाहेड्रल होना बेटा इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा।
मार्क्स की में उसी को फॉलो करता है, तो आप भी कि 2 प्लेन लाइन, 2 वेज, 2 डॉटेड, और डॉटेड लाइन पीछे से लगाएं और वेज इस तरीके से। अब बेटा आपने सिस बनाना है। सिस में क्या होता है, जो आइडेंटिकल लाइगेंड्स हैं, आइडेंटिकल लाइगेंड्स वो 90 डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री अपार्ट होंगे, ठीक है। तो एक आप NO2 इधर लगा दें और बेटा एक NO2 इधर लगा दें। बाकी कितने अमोनिया है जी? अच्छा, इसमें आपके पास हाँ, अब इसमें बेटा आपके पास देखें आ रहे हैं, बाकी जो है 3 अमोनिया है, 3 उसने लिए हुए हैं नाइट्रेट। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, मैं आपको बताता हूँ ये इसमें आपने क्या काम करना है। इसमें आप लोग थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। अमोनिया, 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 NO2। मैं पहले इसको ड्रॉ कर दूं फिर आपको समझाता हूँ बेटा इसमें कुछ चीजें। अच्छा, दूसरा जो है ना ट्रांस बनाना है, ये आ गया। अच्छा, अब आपके पास ट्रांस में एक अमोनिया बेटा ऊपर और एक अमोनिया नीचे, ये हो गया। इसी तरह एक NO2 इधर और एक NO2 इधर। पर ये देखें, ये दो ट्रांस में है या नहीं है? ट्रांस मीन 180 डिग्री अपार्ट। क्या 180 डिग्री अपार्ट हो रहे हैं? अच्छा, दोनों लाइगेंड्स, टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल लाइगेंड्स, ये एक सेट हो गया 180 डिग्री पर, दूसरा सेट भी आपने 180 डिग्री पर बेटा करना है। ये देखिए, अगर आप अमोनिया के लिहाज से देखें तो ये भी 180 डिग्री पर है। अब जो रिमेनिंग है ना, वो आपकी मर्जी है, जहां मर्जी डाल दें, वो फर्क नहीं पड़ता, एक इधर डाल दें और ये अमोनिया इधर डाल। लेकिन बेटा आपने जो यहाँ पर 180 डिग्री बताना है, एक ये। जी बेटा, शीरी ये पूछ रही है कि जी अगर हम इन नाइट्रेट्स को इस तरह कर दें तो वो भी ठीक है, आप ऐसे कर दो। बस आपने करना ये है इसमें बेटा, ये भी ठीक है कि बस ये आइडेंटिकल लाइगेंड्स 90 डिग्री होने चाहिए। आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट। अच्छा, अब देखें ये भी 90 डिग्री है, ये जो प्लेन लाइन है ना बेटा, ये और ये, आप अगर गौर से देखें ये 90 डिग्री है, क्योंकि प्लेन लाइन ऑन स्क्रीन है। और ये जो वेज है ना बेटा, ये टूवर्ड्स यू है। वेज का मतलब है टूवर्ड्स यू, आपके बिल्कुल सामने आ रहा है। तो आप देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तीनों 90 डिग्री पर है। ये भी 90 डिग्री है बेटा, ये भी 90 डिग्री है, ये वाला भी, ठीक है। तो ये आपने बेटा इसमें ख्याल करना। और ये जो आपने आइसोमर 2 बनाना है, इसमें एक चीज का ख्याल ये करना है कि दो सेट्स 180 डिग्री पर होने चाहिए। देखें, दो अमोनिया भी 180 पर है और दो नाइट्राइड भी 180 डिग्री पर है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ आइसोमरिज्म क्या होगी? ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस। अच्छा बेटा, चलें, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है। फिनोल कह रहा है जी कि फिनोल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस्टेफ एंड अदर सब्सटेंसेस, सजेस्ट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद फिनोल टू प्रोड्यूस पोटेशियम फेनोक्साइड। बेटा बहुत दफा ये रिएक्शन किया है, फिर देख लें इधर कि फिनोल जो होता है ना, मैंने आपसे ये कहा था, यस फाइजा ने आंसर दे दिया है, गुड। बेटा फिनोल जो है NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है, जो जो आपके सिलेबस वाला रिएक्शन वो आपको याद करा रहा हूँ फिलहाल। और इट कैन रिएक्ट विद सोडियम। और कौन है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो Na से करेगा और NaOH से नहीं करेगा? दैट इज अल्कोहल, ये याद रखिएगा। फिनोल कैन रिएक्ट विद बोथ, लेकिन अल्कोहल सिर्फ सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं कर सकता। इसको नोट कर लें कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपने पोटाशियम का मेटल यूज करना है, तो बेटा आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, पोटाशियम भी ले सकते हो। होगा क्या, फिनोल का ये H एसिडिक होता है बस। तो एक में क्या होगा जी, ये O और ये मेटल H की जगह आ जाएगा, ये बन गया जी पोटाशियम फेनोक्साइड और साथ में वाटर बना। और नीचे में क्या होगा बेटा, ये आपका ऑक्सीजन, ये K पॉजिटिव, ये चार्जेस डालने की जरूरत नहीं है बेटा, और ये हाफ H2 हाइड्रोजन गैस, पोटाशियम फेनोक्साइड, ठीक है। ये पोटाशियम फेनोक्साइड बन गया, एक में वाटर बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन बन रहा है। जब आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे तो वाटर बनेगा, जब आप मेटल यूज करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब एक नोट बेटा और भी लिख लें, एक तो मैंने अल्कोहल वाला बताया ना, एक और नोट भी लिखे। देखें, फिर सुने, जो फिनोल होता है ना, फिनोल
फिनोल जो है बेटा वो दोनों से रिएक्शन करता है। इट कैन रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड, इट कैन रिएक्ट विद मेटल। अल्कोहल एक से रिएक्शन करेगा। अल्कोहल ओनली रिएक्ट विद ग्रुप 1 मेटल, क्योंकि ग्रुप 1 मेटल बड़े रिएक्टिव होते हैं। अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तीसरी स्टेटमेंट लिखे, फिनोल और अल्कोहल ये कार्बोनेट से दोनों रिएक्शन नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि कार्बोनेट जो है ना ये एक वीक बेस होता है। अगर आपने कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाना है तो यू नीड अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसलिए फिनोल और अल्कोहल दोनों इस काबिल नहीं है कि वो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकें। तो फिनोल और अल्कोहल ये दोनों मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन पर आए। वो कह रहे जी कि आप सब्सटेंस बताएं, सजेस्ट 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद फिनोल टू प्रोड्यूस फेनॉक्साइड। एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक आप मेटल ले लें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा वाटर बनेगा आपका, वाटर। और यहां पर बेटा क्या बनेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी हम। नेक्स्ट पार्ट, 2 नेफ्थोल। ये 2 नेफ्थोल जो है बेटा कैन शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फिनोल। It can be used to produce Sudan I and orange color dyestuff. So on the diagram of Sudan 1, above, circle the bond or bonds that make this substance to dyestuff. हाँ बेटा पेपर ऐसा करोगे कि ये जो कबर्ड नजर आ रही है ना, बिल्कुल जो, हाँ यहाँ पर जाना, अपना वो निकालना उसमें से पेपर और वापस डाल के जाना है। ठीक है, बेशक पिक्चर ले लेना। अच्छा बेटा, आपने ना सर्कल करना है इस मॉलिक्यूल में से उस बॉन्ड को जो कि डाइज में लाजमी बनता है। तो आपको ये पता चल रहा होगा, ये बेटा ब्रिज जो है कौन सा, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का ब्रिज, इसको सर्कल करेंगे। डिस्क्राइब हाउ सूडान आई कैन बी मेड यूजिंग द फिनाइलमाइन एंड 2 नेफ्थोल एज द ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल। आपको बेटा मैं मेरे ख्याल पहले रिएक्शन याद करवाऊं, फिर आप लोगों को समझ आएगी। देखिए हम डाइज कैसे बनाते थे। डाइज बेटा ऐसे बनते थे, डाइज ऐसे बनते थे कि आपने पहले बनाना था फिनाइलमाइन। फिनाइलमाइन लेते थे आप, इसके अंदर बेटा आप डालते थे HNO2, और HNO2 बनाने का अलग तरीका था, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, HNO2 और HCl, और टेम्परेचर जो है बेटा वो आप रखते थे लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास बनता था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बनता था जी। ये जो बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, इसका रिएक्शन फिर आप करवाते थे फिनोल के साथ। अगर मैं आपको बताऊं, ये N2Cl है, और फिनोल के साथ बेटा इसका रिएक्शन होता था, ये OH। और बेटा फिनोल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट करता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने जा रही है। आप देखिएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें ये जो H है ना बेटा, इस H को निकाल दिया जाएगा और N इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखना जरा, ये बेटा N2 जो था ना, इसमें ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और क्योंकि आगे ये फिनोल के साथ बॉन्ड बना रहा है, जरा चेक कीजिएगा, ये फिनोल आ गया, थोड़ा यहाँ से HCl निकलेगा। H निकल रहा है ना यहाँ से, ये H और ये Cl, तो HCl बन रहा है। आपने ये देखा होगा कि वो लिखता है कि अल्कली, आपने एक्वस अल्कली फिनोल यूज करना है। वो आपको कंडीशन में ये कह रहा होता है कि आपने जो फिनोल यूज करना है वो एक्वस अल्कली फिनोल, अल्कलाइन फिनोल यूज करना है। रीजन, क्योंकि बेटा देखें ये जो HCl बन रहा है ना, ये जो HCl बन रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली आप डाल देंगे ताकि HCl न्यूट्रलाइज हो जाए और आपका डाई जो है ना वो एज सच रहे। वरना ये जो आपका HCl है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है इधर, क्योंकि उसके पास लोन पेयर। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है एक्वस अल्कलाइन फिनोल आप यूज करेंगे किसके साथ? इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। याद आया बेटा ये रिएक्शन? ये जो रिएक्शन है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, जिसमें फिनाइलमाइन नाइट्रस एसिड और HCl से रिएक्शन करता है। अच्छा, नाइट्रस एसिड कैसे बनता था? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो आप लेबोरेटरी में फ्रेश बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से बेटा ये HNO2 बनता था ऐसे। ठीक है, और NaCl ऐसे ही रहेगा, स्पेक्टेटर आइन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये लेस देन 10 डिग्री पर होगा बेटा। ठीक है, अगर आप अबव 10 डिग्री करते हैं ना, तो आपको ये भी मैं रिएक्शन बता दूं, अगर अबव 10 डिग्री करेंगे तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या करेगा?
वाटर से रिएक्शन करके फिनोल बना देता है। अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है, ये अब रिएक्शन इससे हट के है बेटा, ये भी सुन ले, ये आपके पास है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन अबव 10 डिग्री करते हैं ना, अबव 10 डिग्री, तो पता है क्या होगा, HCl बनता है, ये N2 गैस बनती है और OH इधर आ जाएगा बेंजीन के साथ, ये N2 गैस और HCl। तो अबव 10 डिग्री करने से फिनोल बनता है, ठीक है। अब आ जाए बेटा दोबारा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है डिस्क्राइब, आप डिस्क्राइब करेंगे कि ये स्यूडान 1 कैसे बना। बेटा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फिनोल की जगह उसने ये ले लिया जी, फिनोल की जगह नेफ्थोल ले लिया बस, बाकी देखिए सेम होगा। मैं आपको चले रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ इधर। आपने वर्डिंग में लिखना है, ठीक है, आपने डिस्क्राइब करना है, लेकिन पहले रिएक्शन देख लो। ये बेटा NH2 है, बल्कि N2Cl हम बना लेते हैं, स्टार्ट NH2 से हो रहा है, फिर HNO2 HCl, टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री, लेस देन लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा जी पहले स्टेप में, N2Cl, ठीक है जी। अब क्या होगा जी इसके बाद, ये जो N2Cl बन गया है, ये N2Cl आ गया आपके पास। इसका रिएक्शन आप नेफ्थोल से करवाएंगे जी, ये है नेफ्थोल। बस OH के साथ वाले कार्बन पर करा दे, इधर करवा दे, यहां से H बेटा निकल जाएगा, ठीक है। बेटा अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी नहीं, अभी जाओ। अच्छा बेटा देखें, यहाँ से HCl निकल जाएगा जी, ये आपका इस तरह डाई बना है जी, ये आपका डाई बन गया। अब वो कह रहे हैं कि आप इसको डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब हाउ स्यूडान आई कैन बी मेड यूजिंग द फिनाइलमाइन। तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या करना होगा, आप लिखेंगे जी कि फिनाइल एमाइन का पहले आपने रिएक्शन करवाना है, फिनाइल एमाइन का विद नाइट्रस एसिड एट दिस टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 और बिलो। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। बेंजीन, देखिए उसने कहीं नहीं कहा ना कि आप रिएक्शन लिखिए, इसलिए आपको सिर्फ कंडीशंस वगैरह बतानी है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। फिर क्या होगा जी, फिर आपने बताना है ऐड 2 नेफ्थोल एक्वस अल्कलाइन। कह रहे जी एक्वस अल्कलाइन नेफ्थोल यूज करें, एक्वस अल्कलाइन। क्यों अल्कलाइन, बेटा आपको रीजन बताया कि जो HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आपने इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर एक्वस अल्कलाइन नेफ्थोल यूज करना है, ताकि आपके पास ये डाई बन जाए, ठीक है जी। अब आ जाए आगे नेक्स्ट पार्ट पर। फिनोल कैन बी यूज टू मेक 2 नाइट्रोफिनोल। आपको याद है आपने एक, ये चले मैं आपको डिटेल ये यहाँ पूछ भी रहा है, ये आपको सारा इधर करवा देता हूँ। ये देखें जी, आपके पास था ना जो बेंजीन, ये आ गया बेंजीन। बेंजीन में जब आप नाइट्रेशन करवाते थे, तो आप एक तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते थे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे, 55 डिग्री सेल्सियस हीट लेते थे, याद आ रहा है, और फिर नाइट्रेशन होती थी। और हम रीजन क्या बताते थे कि बेंजीन जो है ना, ये एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल मॉलिक्यूल होने की वजह से आपको ये एक्सट्रीम कंडीशंस देनी पड़ रही हैं। लेकिन आप जब यही रिएक्शन फिनोल के साथ करवाते हैं, OH, फिनोल अब कौन सा ग्रुप है जी, फिनोल आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ना बेटा, ये बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज हो जाते हैं और बेंजीन के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो OH ग्रुप होने की वजह से अगर आपने नाइट्रेशन करवानी है, तो आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और रूम टेम्परेचर पर, और कोई कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, और आपके पास ये बनेगा जी OH और NO2। बेहतर ये है कि आप NO2 पैरा पे लगाएं, क्योंकि अगर ग्रुप 2 साथ साथ लगे हो ना, तो वो अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। नो कैटलिस्ट, बेटा कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये OH जो है ना, इस दफा OH ने क्या किया बेटा, OH ने अपने लोन पेयर को ना, OH क्या करता है जी, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा ना इनसाइड द रिंग, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और बेंजीन
एक ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। OH ग्रुप जो है वो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा जी कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं? तो उसकी निशानी मैंने आपको ये बताई हुई है कि तमाम वो ग्रुप्स जो कि बेंजीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं, तमाम वो ग्रुप्स, वैसे तो देखें ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये सिर्फ बेंजीन के साथ स्पेसिफिक है बस, कि तमाम वो ग्रुप्स जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, OH में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग व्हेन दे आर अटैच विद बेंजीन। जब वो बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो उनकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन को क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। अब बेटा यहां पर आपने वही चीजें बतानी है जो मैं अभी आपको समझा चुका हूं। वो ये कह रहा है कि the nitration reaction of phenol to form 2-nitrophenol shows that phenol is more reactive than benzene. Describe the condition used for the nitration of phenol. ये क्या कंडीशन है जी? तो आपने बताना है dilute nitric acid and room temperature. कह रहा है explain how these conditions show phenol to be more reactive than benzene. अब आपने बताया ये बताने कंडीशंस की, ये फिनोल के मुकाबले में ये कंडीशंस से आप बताएं, कंडीशंस की बेस पर आप बताएं कि फिनोल इज मोर रिएक्टिव। तो आप बताएंगे बेटा कि इन बेंजीन अच्छा देखिए ना, वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दीज कंडीशन शो, ये कंडीशन की बेस पर आप बताएं कि फिनोल इज ज्यादा रिएक्टिव है, कंडीशन की बेस पर। तो आप बताएंगे इन बेंजीन वी नीड फॉर द नाइट्रेशन इन बेंजीन, if we do the nitration in benzene we need concentrated nitric acid, we need concentrated sulfuric acid and high temperature 55 डिग्री। तो बेटा ये आपने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कि आप कंडीशन के बेस पर बता रहे हैं कि अगर हम यही रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाते तो आपको एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ रही थी, लेकिन फिनोल के साथ नहीं है। व्हाई फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये भी आपको बेटा बता चुका हूं, लेकिन आप इसमें रीजन ये लिखेंगे कि लोन पेयर जो है ऑन ऑक्सीजन एटम, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम is delocalized into the benzene ring। फिर इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास लोन पेयर था ना बेटा, ये देखिए, ये लोन पेयर इस तरह मूव करता है। जिन बच्चों ने पहले क्लासेस ली उनको पता है कि मैं उनको ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा चुका हूं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो गया, प्लस यहाँ एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, क्योंकि बेटा देखें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है इस कार्बन के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो इस तरह आप देख बेटा एक चीज देखें कि ये OH की वजह से क्या रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताएं। OH की वजह से रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि बेंजीन को क्या बना रहा है? अनस्टेबल कर रहा है, और अनस्टेबल होने का मतलब है ये रिएक्टिव हो रहा है। अच्छा जी, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में भी आप लोग बेटा, हालांकि इतने आसान से मैकेनिज्म, इसमें भी गलती कर जाते हैं आप लोग। अब देखें अक्सर बच्चों ने ऐसे एरो बनाए, ये समझ नहीं आ रही भाई। एएस में भी ये बात आपको बताई जाती है कि आपने न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेटा बेंजीन के पास देखें एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने सैंडविच किया हुआ है किसको? इस फिनोल को। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली अटैक करेंगे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो करली एरो ऐसे ड्रॉ करना है। अब बेटा आपने इसको रप्चर करना है, ठीक है, रिंग रप्चर करेंगे। अब देखिए वो कौन सा बना रहा है, जो वो बना रहा है आपने वही, वो उसने 2 नाइट्रोफिनोल बनाया है, तो आपने 2 नाइट्रोफिनोल का मैकेनिज्म करना है। अब अपनी पसंद से नहीं लगा देना NO2, उसने 2 पर लगाया हुआ है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे बेटा, ये जो पार्ट था ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये ये पाई इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन के अंदर था, ये अब NO2 के साथ बॉन्ड बनाएगा जाकर। तो आप देखना अभी ये रिंग रप्चर हो रहा है, देखिए OH तो ऐसी है, ये बेटा H पहले से लगा हुआ है बेंजीन के साथ, और ये NO2 जो आपने लगाया है जी। ये जो बेटा अंदर रिंग में आपको नजर आ रहा है ना, ये मैंने रेड कलर से पाई बॉन्ड को शो किया, ये इधर आ गया, देखें ये सिग्मा बॉन्ड में आ गया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में आ गया। ये कार्बन जो था ना बेटा, ये वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज था, पता है आपको, डबल बॉन्डेड था ना।
लेकिन अब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, चारों की चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा होता है sp2, इस इंटरमीडिएट के अंदर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और एंगल 109.5 हो गया। और बेटा यहाँ पर प्लस का साइन लाजमी डालना है। रीजन इज कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गए। देखें अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, बाहर चला गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर जी, कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये बेटा अंदर चला जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड अब दोबारा किस में चला जाएगा, पाई बॉन्ड में, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ऐसे करके। रिंग दोबारा कंप्लीट हो गया, रिज्यूम हो गया, और ये NO2 और ये H प्लस बेटा निकल जाएगा इधर से। कह रहे नेम द आइसोमर ऑफ 2 नाइट्रोफिनोल व्हिच इज आल्सो अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बेटा 2 नाइट्रोफिनोल की जगह आप 4 नाइट्रोफिनोल बना सकते थे, ये देखें इस तरह वाला। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट पता है किस बेस पर कह रहा है, कि आप खुद सोचें कि अगर आप NO2 को इधर लगाते हैं, इधर, तो ये OH और NO2 बहुत क्लोज हो गया ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये आप दूर दूर लगाते हैं तो जहरी बात है ये स्टेबल हो रहा है, तो इसका नाम होगा 4 नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एस्पराजीन एंड वेलिन are two naturally occurring amino acid. Give the molecular formula of asparagine. अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बताना है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको, अगर ये कार्बन है, ये CH2 है, ये बेटा CH है, ये C है। अब कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं जी, ये 2, ये 3 4, ये 5, ये 6 7 और ये 8, 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 1 2 3, O3 है। एन कितने आ रहे हैं जी, नाइट्रोजन 2 आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाए फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। कह रहा है कि नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एस्पराजीन मॉलिक्यूल। पहले जो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं देखें, एक तो है कार्बोक्सिलिक, है ना, एक है बेटा इमाइन, ये देखें कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है ना, तो एक तो कार्बोक्सिलिक है, एक बेटा आपका ये इमाइन है कार्बन के साथ NH2, और एक NH2 कार्बोनाइल के साथ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एमाइड। तो 3 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, देन जी एमाइन, और उसके बाद बेटा एमाइड। ठीक है, अब आपको बनाना है डाइपेप्टाइड। ये बड़ा ट्रिकी है बेटा, इसमें बच्चे काफी गलती करते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो ये ठीक कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं, 1 मिनट बेटा सिर्फ वेट करें। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म बाय वेलिन। अच्छा बेटा मैं इसको ना जरा आसान करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाएगा, इसको जरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लेकर आता हूं। ठीक है, इसमें आप अल्फा कार्बन ढूंढे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मीन ऐसा कार्बन जिसको हम कह रहे होते हैं जी कि कार्बन के एक साइड पर कार्बोक्सिलिक होगा, एक साइड पर अमाइनो होगा, एक साइड पर H होगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हम पहले इस तरह करते हैं, अभी ऊपर स्ट्रक्चर देखते नहीं है, हम अपनी पहले अमाइनो एसिड ड्रॉ करते हैं। हमें जो नॉलेज है अमाइनो एसिड का वो ये कि अमाइनो एसिड के एक साइड पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड पर क्या होता है बेटा, अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पर क्या होता है, H होता है। ये तो हर एक में कॉमन है ना। अब जो चौथा ग्रुप है वो हम ऊपर से देख लेते हैं। ये देखें, मैंने ये कार्बोक्सिलिक ड्रॉ कर लिया या नहीं किया, कर लिया। माइनो कर लिया नहीं किया, बिल्कुल किया। ये H भी कर लिया। इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप बेटा आपका आ रहा है ना, ये जो ग्रुप आपका आ रहा है, ये वाला, दिस इज दी R, ये आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है जी, R, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये देखें जी, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये R है। ठीक है, तो आप इस तरह लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या मैंने टेक्निक यूज की है कि मैंने अमाइनो एसिड लिखने का जो तरीका होता है, कि जो अल्फा कार्बन होता है, जो सेंट्रल कार्बन जिसको हम बोलते हैं, उसके एक साइड पर कार्बोक्सिलिक, एक साइड पर अमाइनो, एक साइड पर H, जो R है वो आप बेटा ऊपर स्ट्रक्चर से देख लेंगे कि R क्या है। राइट, अब इसी तरीके से दूसरा बेटा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ इधर, ये देखिएगा अभी, उसमें भी ऐसे ही करता हूँ जी। कार्बोक्सिलिक खुद, अब अभी मैंने ऊपर स्ट्रक्चर नहीं देखा, पहले ये बना ले, एमाइनो ग्रुप, और ये बेटा आ जाएगा H। अब देखता हूँ R क्या है जी,
देखें इसमें हम ऐसे ये आपका अमाइनो हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, ये आपका H हो गया। तो ये है जी कार्बन है, उसके साथ 2 CH और CH3, ये इस तरह CH और CH3 2 दफा है, ठीक है। अब आपने बेटा इसका डाइपेप्टाइड बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक से OH और अमाइनो से H निकाल लें बस, ठीक है। तो ये देखें जी NH2 C CH2 CO NH2 H COOH, सॉरी C डबल बॉन्ड O NH C CH CH3 होल थ्राइस CH C डबल OH। बेटा वो कह रहे कि आपने पेप्टाइड बॉन्ड को, द पेप्टाइड बॉन्ड शुड बी शोन डिस्प्लेड एंड शुड बी लेबल्ड, क्लियरली लेबल्ड। तो बेटा दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो कार्बोनाइल और एन के दरमियान बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी। ये इस तरीके से आप, अच्छा आपको ये काम नहीं करना, आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना है बस एग्जाम में, बाकी आप रब कर दीजिएगा, बनाने के बाद इसको रब कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय टर्म बफर सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बेटा कि ऐसा सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट, ये लाजमी बताना है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन है कि आप उसमें अगर एसिड डालें स्मॉल अमाउंट में या बेस डालें, तो बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच चेंज नहीं होने देता, ठीक है। गिव टू इक्वेशंस टू एक्सप्लेन हाउ वेलिन कैन एक्ट एज अ बफर। अब देखिए बेटा वेलिन उसने ये बनाया हुआ है, इसमें कार्बोक्सिलिक भी और बेसिक भी है, ये बड़ा अच्छा बेसिक, बड़ा अच्छा बफर सॉल्यूशन के तौर पर काम करेगा। ओके बेटा एलिजा, एलिजा बेटा साथ साथ मैंने आपसे कहा है कि आप लोग साथ साथ खुद भी ड्रॉ किया करें, ठीक है। सिर्फ सुना नहीं, सुना मत करें, साथ साथ आपने खुद भी ड्रॉ करना होगा, सारा काम जो मैं कर रहा हूँ आप साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा बेटा अब आपने बताना है कि ये वेलिन जो है ना बफर सॉल्यूशन के तौर पर कैसे एक्ट कर रहा है। CH2 सॉरी NH2 CH और R C डब्ल्यू H, ये बेटा आपका वेलिन है। इसमें पहले आप ये देखें कि वेलिन में ये जो पार्ट है दिस इज एसिडिक, अगर मैं बेटा बेस ऐड करूंगा ना बेस, तो ये पार्ट रिएक्शन करेगा, जो एसिडिक पार्ट है। तो क्या होगा देखें, NH2 ऐसे ही रहेगा, CH भी ऐसी, R भी ऐसी, CO नेगेटिव और H2O। पता है क्या होगा, ये जो बेटा यहाँ से आपको H नजर आ रहा है ना, ये H और ये OH वाटर रिएक्शन कर जाएंगे। तो देखिए बफर सॉल्यूशन ने क्या किया इस वेलिन ने, कि आपने इसमें बेस डाला OH आइन, लेकिन बफर ने इस OH को सॉल्यूशन में नहीं रहने दिया, इसको न्यूट्रलाइज करके वाटर बना दिया ताकि पीएच ना चेंज हो। और सेम फॉर द एसिड, अगर आप एसिड ऐड करते हैं देखें NH2 CH R C डब्ल्यू H। अब बेटा अगर आप इसमें एसिड ऐड करते हैं ना, तो एसिड ऐड करने से क्या होगा, देखिए ये तो एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो एज अ बेस काम कर रहा होता है, NH2 के पास लोन पेयर, अब ये एक्टिवेट होगा और ये इस H आइन को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बन जाएगा NH3 प्लस CH R C डब्ल्यू H। तो ये देखें आप एसिड ऐड कर रहे हैं वो भी वेलिन के साथ रिएक्शन कर रहा है, आप बेस ऐड कर रहे हैं वो भी वेलिन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अच्छा बेटा अब आगे क्या कह रहा है कि ईच वेलिन मॉलिक्यूल हैज वन कायरल कार्बन एटम, ड्रॉ 3 डायमेंशनल डायग्राम टू शो द 2 ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ वेलिन। अच्छा ये जो आर ग्रुप है ये जो CH के साथ 2 मिथाइल है उसको उसने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए जी वेलिन के साथ कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, इधर देखें जी, ये वेलिन है ना, तो वेलिन बेटा इसमें एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक है, एक H है और इसको वो R कह रहा है, ठीक है। तो आपने इसका बनाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये तो उसने दिया है जी। तो ये आपने आपकी मर्जी या ग्रुप जहां मर्जी सेट करें, R C डब्ल्यू H, एक आपका बेटा आ जाएगा यहाँ पर H और यहाँ आपका आ जाएगा बेटा अमाइनो ग्रुप। इसका मिरर इमेज बनाना है जी आपने। तो ये देखें R अमाइनो ग्रुप H, सॉरी कैसे करेंगे, ये जी ये बनाना है आपने, ठीक है।
बास बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर ये मार्किंग स्कीम में आर नीचे आपने ऊपर लगाया तो ये मैटर नहीं करता, आप जहां मर्जी जिस मर्जी ग्रुप को लगा दें, लेकिन 3 डायमेंशनल में करना है, 2 प्लेन लाइन, एक वेज, एक डॉटेड, और जो मिरर इमेज बनाना है उसमें ये जो आपको इमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है जो बिल्कुल राइट साइड पर है, मिरर इमेज वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट पार्ट, एस्पराजीन इज हाइड्रोलाइज्ड व्हेन हीटेड विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। चलो एस्पराजीन का स्ट्रक्चर देख लें कि इसमें क्या चीजें जी, कार्बोक्सिलिक है, अमाइनो है और CH3 डबल बॉन्ड ONH2 है, ठीक है। पहले आपको बेटा नीचे करके दिखाता हूँ, फिर हम ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख लेंगे, ठीक है। COOH है, एक साइड पर बेटा इमाइनो है, एक साइड पर H है, और ये CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 है। पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि एस्पराजीन इज हाइड्रोलाइज रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये क्या हो रही है जी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। अच्छा आपने ये रिएक्शन आपके सिलेबस में अगर आप याद रखें, याद करें कि ये है जी आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड, जरा याद करें, ये बिल्कुल आपके सिलेबस में है, ऑर्गेनिक के लास्ट लास्ट रिएक्शन में आ रहा है। तो ये बेटा वाटर है, देखें ये एमाइड यहां से तोड़ेंगे आप, दिस इज एमाइड ना, क्योंकि देखिए और तो कहीं रिएक्शन नहीं हो सकता, एमाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि आपने रिएक्शन विद वाटर करना है। तो ये एमाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये तो ये जो OH है ना ये बेटा इधर आकर लग जाएगा, देखें NH2 C CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया जी, ये H और ये C डबल OH, ये आपका जी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको वो इक्वेशन में कैसे लिखना है, इक्वेशन में देखें, मैं पहले आपको प्रोडक्ट लिख के दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट देखिए जी, ये NH2 पहले ऐसे ही आएगा, NH2 ऐसे ही आ गया, NH2 के बाद क्या है CH है ना, तो CH आ गया। अब बेटा देखिए CH के बाद ये R को आप दरमियान में रखें क्योंकि ये ब्रांच के तौर पर एक्ट कर रहा है ना, CH2 C डबल OH और देन C डबल OH, ठीक है। ये NH2 आया, ये CH आया, ये जो R है ना बेटा ये तो आपका वेरी करता है, ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, तो इसको दरमियान में रखा और कार्बोक्सिलिक को इधर आ जाएगा। और इसी तरह बेटा आप इसका भी जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ लिख दे, देखिए ये NH2 होगा इधर, NH2, इसके बाद CH आ रहा है, CH के ऊपर की जो ब्रांच लगी है ना बेटा इसको आप लिखेंगे CH2CONH2 और फिर C डबल OH, इसमें आपने वाटर ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये होगा जी, ठीक है। और साथ में अमोनिया बनेगा बेटा, वो लाजमी लिखना है जी, प्लस NH3, अमोनिया भी तो बन रहा है ना, ये जो NH2 है ये बेटा इसके साथ H के साथ मिलकर NH3 बना देगा। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कैल्सिट्रिरोल is a steroid hormone found in human blood. Give the number of primary, secondary and tertiary alcohol in one molecule. प्राइमरी बेटा वो अल्कोहल होता है जिसमें अल्फा कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन होता है वो कार्बन जो OH के साथ लगा हो ना, OH के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन। If alpha carbon has 2 hydrogen then primary. If alpha carbon has 1 hydrogen then secondary. ये secondary है जी, नीट। और if alpha carbon has no hydrogen then tertiary, तो ये देखें ये तो एक tertiary नजर आ रहा है आपको, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल और ये कार्बन, तो ये एक टर्शरी हो गया भाई, ठीक है। टर्शरी और कोई आपको नजर नहीं आ रहा है इसमें, ये देखें बेटा ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन, तो ये 2 सेकेंडरी हो गए, एक टर्शरी हो गया, प्राइमरी कोई भी नहीं है, जीरो। प्राइमरी को ऐसा आपको कोई कार्बन नजर नहीं आ रहा ना कि जो OH के साथ और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा इसका ये होगा 0 2 1, ठीक है। गिव द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्सिट्रिरोल। कायरल कार्बन बताने जी आपने, कायरल कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। क्या ये वाला कार्बन कायरल हो सकता है जो मैंने ऊपर मार्क किया जी, ये नहीं हो सकता, इसके साथ देखें ये 2 मिथाइल सेम ग्रुप लगे हुए ना, तो ये नहीं हो सकता। तो अब देखें कैसे आप बताएंगे,
मैं पहले डॉट लगाता हूँ, आप देखिएगा ये और ये, अरे ये कायरल है, क्यों? इसके साथ एक एच लगा हुआ है, एक ओएच लगा हुआ है। अच्छा आप कहेंगे सर नीचे भी तो CH2 लगा है, ऊपर भी CH2 लगा है, तो सेम है। नहीं भाई, आपने CH2 तक नहीं रुकना, आपने यहाँ से आगे जाना है। आगे आप देखेंगे CH2 से आगे क्या लगा हुआ है, COH। ऊपर CH2 से आगे क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये ऊपर और नीचे वाली साइड सेम तो नहीं आ रही ना, इसलिए दिस इज कायरल। ठीक है, ये कायरल होगा। सिर्फ फर्स्ट नेबर पे नहीं देखते बेटा, नेबर भी देखेंगे आप। जब तक वो डिफरेंट नहीं होता आप उसको कायरल काउंट कर लेंगे। एक कायरल ये है, दूसरा कायरल बेटा ये है, H लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, नीचे CH2 है, ऊपर C डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो दूसरा कायरल हो गया। अच्छा बेटा आगे चलते हैं अब। अच्छा याद रखें, डबल बॉन्डेड कार्बन कभी कायरल नहीं होते, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए ना। डबल बॉन्डेड कार्बन कभी कायरल नहीं होंगे, जंक्शंस नहीं होंगे। दीज आर दी जंक्शंस। इन जंक्शंस का मतलब होता है CH2। तो ये तो कभी कायरल नहीं हो सकते ना, दो दो हाइड्रोजन लगे हुए। तो जंक्शंस और डबल बॉन्ड कभी भी कायरल नहीं होंगे। अच्छा ये इनके बारे में क्या ख्याल है? ये दोनों कायरल है बेटा, ये दोनों कायरल है। ये जो दो रिंग फ्यूज हो रहे होते हैं ना, वहां बहुत पॉसिबिलिटी होती है कायरल होने की। ये हो गया। अच्छा बेटा इसके बारे में क्या ख्याल है? ये H है, इधर ये ग्रुप लगा हुआ है, नीचे इसके बेटा, हाँ ये भी कायरल है बिल्कुल। और बेटा ये भी कायरल है आपका, आप चेक कर सकते हैं, दीज आर दी कायरल कार्बन्स, बाकी नहीं है। ठीक है, बाकी नहीं है, बाकी या तो डबल बॉन्डेड आ रहे हैं या फिर जंक्शन है। तो इसमें कितने कायरल कार्बन आ रहे हैं? 6 कायरल कार्बन है। अच्छा, गिव द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कैल्सिट्रियोल इंक्लूडिंग कैल्सिट्रियोल। बेटा देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो सिस ट्रांस का पूछ रहा है। सिस ट्रांस आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड भी बनाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी बेटा सिस ट्रांस बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। साइक्लिक कंपाउंड के लिए डबल बॉन्ड का होना कंडीशन नहीं होती, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में ये होता है कि जो एडजेसेंट एटम्स है ना, उसमें सेम एटम्स लगे, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप्स लगे होने चाहिए। जैसा कि ये है, मैं आपको बना ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये Br और ये Br। अब ये क्या है जी? ये आपका ट्रांस है, क्योंकि एक Br जो है टुवर्ड्स यू आ रहा है और एक Br अवे फ्रॉम यू है। तो ये भी आपका साइक्लिक कंपाउंड सिस ट्रांस शो करते हैं, और उसके लिए डबल बॉन्ड का होना कंडीशन नहीं है। लेकिन कब शो करेंगे? कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर सेम ग्रुप्स लगे हो तब। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो रिंग के अंदर तो कोई सिस ट्रांस का चांस नहीं है, तो इसलिए बेटा, इसलिए यहाँ पर अब आप सिस ट्रांस जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी पर आएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको बेटा बताया हुआ है 2 की पावर n। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड हैं? 2 हैं, तो आपने 2 टाइम्स 2 करना है 4। तो यहाँ पर जो टोटल सिस ट्रांस बनेंगे इंक्लूडिंग दिस, वो 4 है बेटा। तो सिस ट्रांस आइसोमर यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A sample of calcitirol is treated with an excess of hot concentrated acidified KMNO4. There are 3 different carbon containing product. One of the product is X. Predict the number of peaks in the carbon 13 NMR spectrum of X. आपने बेटा इस कंपाउंड में देखने हैं कि कितने तरह के डिफरेंट कार्बन्स हैं। आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट देखने हैं बेटा, डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब देखें आप कैसे इसके इन्वायरमेंट देखेंगे, जरा गौर से देखिएगा। आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट चेक करने हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। देखिए देखें, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बताएं, आपको इस पूरे रिंग में कोई ऐसा कार्बन नजर आ रहा है जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O लगाओ और राइट और लेफ्ट पर CH2 लगाओ? कोई ऐसा कार्बन नजर आ रहा है जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और राइट और लेफ्ट पर CH2 लगाओ? ऐसा नहीं है ना। इट मींस कि एक आपको पीक इसकी मिलेगी जी, एक पीक इसकी आएगी। ठीक है, अब आगे चलने की बेटा, ये जो दो कार्बन में भी ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाले, ये दोनों सेम इन्वायरमेंट पर है, आपको पता है। अगर आप इसके ऊपर देखें या अगर आप इसके पहले नीचे देखें, तो आपको एक C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है, सेम इन्वायरमेंट है। दोनों कार्बन के नीचे देखें, इस कार्बन से नीचे भी C डबल बॉन्ड O है, इसके नीचे भी। और अगर आप इसके ऊपर करके देखते हैं बेटा, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, ये सेम इन्वायरमेंट पर है दोनों। तो इनकी एक पीक आएगी। एक पीक बेटा इस रेड वाले की आएगी, एक पीक ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया इसकी आएगी। अच्छा तीसरी पीक जरा चेक कीजिएगा जी, ये जो दो कार्बन है इनका इन्वायरमेंट भी सेम है भाई,
ये ग्रीन कलर से जो मैं कर रहा हूँ, देखिए ना, इन दो कार्बन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे CH2 तो इनकी तीसरी पीक आएगी। और जो चौथा है बेटा, वो मैं जो येलो कलर से शो कर रहा हूँ इसकी। तो टोटल कितनी पीक्स आ रही हैं? 1 2 3 4, 4 पीक्स इसकी आएंगी। ठीक है बेटा, 4 डिफरेंट टाइप्स के इनके पास कार्बन है। अच्छा तानिया, आप पूछ रही हैं कि कायरल कार्बन वाला दोबारा बता दें। बेटा ये कायरल कार्बन वाला तो ये देखें, आपने बेटा ऐसे कार्बन ढूंढने जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में आ रहे हैं ना, सॉरी, जो जिनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप मुझे मैसेज पे बताइएगा कि क्या इसके पास ये देखें, पहले ये इन दोनों को कंफर्म करें, क्या ये दो कायरल कार्बन है जिनको मैंने अभी मार्क किया है? क्या इनके इनके पास चार चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं? अच्छा, अब बेटा देखिए, डबल बॉन्डेड ये कायरल नहीं हो सकता, डबल बॉन्डेड वाले कायरल नहीं हो सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं होते। जंक्शंस भी कायरल नहीं हो सकते क्योंकि उसमें CH2 लगा हुआ है, ये भी कायरल नहीं हो सकता जी। ये भी कायरल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं हो सकता। अब जो रिमेनिंग बच्चे हैं उसको आप मार्क कर लें, इस तरह भी आप बता सकते हैं। देखिए ये कायरल है, क्यों? इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3। इधर क्या लगा हुआ है बेटा? इधर ये ग्रुप लगा हुआ है सारा, देखें, और इधर बेटा ये ग्रुप लगा हुआ है और नीचे डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो ये इसलिए कायरल है। ठीक है, अच्छा बेटा अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पर। फॉर द कार्बन 13 NMR spectrum of X, state the expected chemical shift range of the peak predicted and the number of peaks in each range। 3 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे हैं जो इसमें 3 मार्क्स पूरे लेते हैं। पहले तो आपने बताना है जी क्या कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट रेंज ऑफ द पीक प्रिडिक्टेड इन वन एंड नंबर ऑफ पीक्स इन ईच रेंज। अच्छा, अब देखें, आपने यहां पर ये बताया है कि टोटल 4 पीक्स आ रही हैं। आपने इन 4 पीक्स की बतानी है कि कौन सी पीक कहां कहां आएगी। ठीक है, अब मैं इसको बेटा रब कर रहा हूं, ये जो मैंने निशान लगाए थे। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें 2 आपको ऐसे कार्बन नजर आ रहे हैं जो CH2 और उनके साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O। तो ऐसे कार्बन की जरा पीक देखते हैं कि CH2 C डबल बॉन्ड O। आपने बेटा ऐसे कार्बन की पीक देखनी है, ये इस कार्बन की पीक बेसिकली देखनी है जिसके साथ कार्बोनाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जी आपके पास डाटा बुकलेट की तरह ही है। ये देखें जी, C डबल बॉन्ड O, ये देखें बेटा इधर, ये जो मैं भी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट लाइन देखिएगा बस, मैंने इसलिए इसको फर्स्ट लाइन पर कर दिया, मैं इस पे लिख नहीं सकता बेटा इस पेज पर। ये देखें जी, नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ऐसे कार्बन जिसके आगे C डबल बॉन्ड O आ रहा है। नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ऐसे कार्बन जिनके आगे C डबल बॉन्ड O आ रहा है, उनकी पीक कहां पर आएगी? 25 से 50 के दरमियान। ठीक है, तो आपने बताना है कि एक तो बेटा आपकी जो रेंज आएगी, एक रेंज जो आएगी केमिकल शिफ्ट की, वो क्या होगी? केमिकल शिफ्ट होगा 25 से 50 के दरमियान। ठीक है, एक रेंज ये एक ही आएगी आपके पास, एक पीक, एक जो पीक है आपको ये मिलेगी। जरा दूसरी चेक करें बेटा, बाकी जितनी पीक्स हैं वो किस कार्बन की वजह से आ रही है? वो C डबल बॉन्ड O की वजह से आ रही है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और इनके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O की पीक है। तो इसकी पीक किधर आएगी ये भी आप डाटा बुकलेट में चेक करें। बेटा ये चेक करें फर्स्ट लाइन पर, बिल्कुल फर्स्ट लाइन, कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड इज कार्बोनाइल ना, 190 से 220, 190 से 220। बेटा ये आपको नजर आएगा। दूसरी जो आपको रेंज आएगी वो आएगी जी 190 से 220। ठीक है, 3 पीक्स इस रेंज में आएंगी बेटा, 3 पीक्स, 3 पीक्स आएंगे ना इस रेंज में आपके पास, 3 पीक्स आएंगी या नहीं आएंगी? चेक करें जरा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। टोटल 4 पीक्स है ना बेटा, तो 4 पीक्स में से देखें, ये जो दो है ना, इनकी एक ही पीक आएगी, इन दो रेड वालों की एक ही पीक आएगी। एक पीक इसकी हो गई और एक बेटा इसकी आएगी
और एक पीक बेटा इसके आएगी। तो ये जो 3 पीक्स आपके पास आएंगी वो आपको इस रेंज में मिलेंगी 190 से 220 के दरमियान। तो वो कह रहे थे कि नंबर ऑफ पीक्स भी आपने बतानी है कि नंबर ऑफ पीक्स इन ईच रेंज, ठीक है, कि इस रेंज के अंदर आपको इस तरह मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊं तो इस तरह की बनेगी कि 190 है ये, 220 ये है बेटा, तो इस तरह यहाँ पर ना आपको 3 पीक्स इस तरह दिख रही होंगी, और ये आपका 25 से 50 है तो यहाँ पर एक पीक दिख रही होगी। तो ये मतलब है इसका कि 25 और 50 के दरमियान एक पीक आ रही है और 190 से 220 के दरमियान 3 पीक्स आ रही है, क्योंकि 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट है। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स दिस कंपाउंड शो इन इट्स प्रोटॉन एनएमआर। अब आपने बेटा विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन बताना है कि कितने टाइप्स के इनके पास प्रोटॉन है। देखिए ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है प्रोटॉन सिर्फ 2 कार्बन के पास है, इन 2 कार्बन के पास प्रोटॉन है, और इन दोनों प्रोटॉन्स का जरा इन्वायरमेंट चेक करें, क्या बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट नहीं है इन दोनों प्रोटॉन्स का? ऊपर और नीचे देखें, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है, तो इन दोनों प्रोटॉन्स की एक ही पीक आएगी विदाउट स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि नेबरिंग कार्बन में कोई प्रोटॉन ही नहीं है, तो प्रोटॉन एनएमआर में एक पीक आ रही है। क्यों बेटा एक पीक आ रही है? मैं फिर बताता हूं कि ये देखें आपके पास ये जो CH2 है ना, और ये जो CH2 है बेटा, इन दोनों हाइड्रोजन्स का सेम इन्वायरमेंट है, तो दोनों हाइड्रोजन्स असल में चारों हाइड्रोजन्स की एक ही पीक बनेगी, ठीक है, और सेपरेटिंग नहीं हो रही क्योंकि नेबरिंग कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो आप बताएंगे प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स दिस कंपाउंड वुड शो, एक पीक आ रही है जी। एक्सपेक्टेड स्प्लिटिंग पैटर्न, पर आप बताएंगे सिंगलेट आ रहा है, सिंगलेट पीक आ रही है क्योंकि नेबरिंग जो कार्बन है हैज नो हाइड्रोजन, नेबरिंग कार्बन हैज नो हाइड्रोजन्स, नेबरिंग कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन्स नहीं है बेटा, ठीक है। अब बस लास्ट पार्ट है बेटा, in addition to product shown in D, two other carbon containing products are formed when a sample of calcitrol is treated with excess of hot concentrated acidified potassium manganate। ये आपको मैं बताऊं क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, AS केमिस्ट्री, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन कराया गया था विद हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। वो कह रहा है ये जो कैल्सिट्रोल है ना, इसके जब आपने ऑक्सीडेशन की हॉट कंसंट्रेटेड के साथ, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। आप बताएं जी उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बना कैसे और उसका मास क्या है? तो देखिए इधर, दिस इज कैल्सिट्रोल, इसको बेटा रब करते हैं, ये जी, जहां जहां डबल बॉन्ड है ना बेटा, वहां वहां से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि हॉट कंसंट्रेटेड है ना। देखो इधर से, अच्छा सबसे स्मॉल यहां से बनेगा, आपको आइडिया भी हो रहा होगा, क्योंकि अगर मैं यहां से तोड़ूंगा ये तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है ना बेटा, ये सारा तो एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा। वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। अब मैं आपको बताता हूँ, एएस में तो हम बच्चों को ये बताते हैं बेटा कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप लोग जरा इसमें एक और चीज समझे कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन ना, तो पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन करें ना, क्या बनेगा जी, ये H, देखिए 2 H है ना, HCH, आप क्या समझ रहे हो, ये बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनना चाहिए ना बेटा, क्योंकि आपने रिंग तोड़ा और कार्बन के आगे सी डबल बॉन्ड हो। लेकिन ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ना बेटा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा, मेथनोइक एसिड बना। लेकिन आपको बेटा A2 में एक नोट लिखवाया गया होगा क्लास में, वो ये कि 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वो किस में जाते हैं, वो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो किस में जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। और उनके नाम क्या है बेटा, एक है मेथानोइक एसिड और एक है इथेन डायोइक एसिड। ये 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं कि KMnO4 इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये देखिए बेटा, ये आपका मेथानोइक एसिड जो है, तो ये अल्टीमेटली जो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम एएस में बच्चों को ये डायरेक्ट बताते हैं कि if double bonded carbon atom has 2 hydrogen तो it will convert into carbon dioxide। लेकिन होता असल में ये स्टेप बाय स्टेप है, पहले एल्डिहाइड बनेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर मेथानोइक एसिड या इथेन डायोइक एसिड बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपने ये बताना है यहाँ पर कि वो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो हाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो आप बताओगे कि फर्स्ट मेथानोइक एसिड इज फॉर्म्ड, फर्स्ट क्या होगा बेटा, मेथानोइक एसिड इज फॉर्म्ड which is further oxidized, which is further oxidized into कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जिसका एमआर सबसे कम है 44, बाकियों का आप चेक करें बहुत ज्यादा एमआर होगा क्योंकि उसमें रिंग आ रहा है। अब लास्ट वन जी, कह रहा है ऑफ दीज टू अदर कार्बन कंटेनिंग आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विद द लार्जर मॉलिक्यूलर मास एंड ड्राइंग इट्स स्केलेटल फार्मूला। आपने बताना है कि जी लार्जर, जो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ना इस एल्कीन की हॉट कंसंट्रेटेड के साथ, एक तो स्मॉलेस्ट बना जो कार्बन डाइऑक्साइड था, खैर एक लार्जेस्ट भी बन रहा है। पहले मैं आपको इसकी क्लीवेज बताता हूँ। क्लीवेज कहते हैं बेटा ब्रेक डाउन को ना, कि कहाँ कहाँ से टूट रहा है बॉन्ड। तो क्लीवेज जरा चेक करें कहाँ कहाँ से ये टूटेगा। एक यहाँ से टूटेगा बेटा, यहाँ से टूट जाएगा, एक यहाँ से टूटेगा बेटा, और एक यहाँ से टूटेगा। तो ये चीजें आपके पास बन रही हैं। आप जरा मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा आपको कौन सा पार्ट नजर आ रहा है जिसका एमआर ज्यादा होगा, ए, बी या सी? डी तो हम कर चुके हैं, इस पार्ट को तो हम कर चुके हैं ना। तो ए आपको नजर आ रहा है कि ए के अंदर कार्बन ज्यादा है तो ये बिगर होगा। सर आपने बेटा इसका वो बनाना है बस। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, देखिए अब बी को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बी तो आपको पता है ये लार्जेस्ट एमआर नहीं है। तो बेटा ये देखें, ये जो कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये फर्दर कितने कार्बन से कनेक्टेड? दो। तो आपने एएस केमिस्ट्री में वो एक केस पढ़ा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज टू कार्बन एटम, या अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो किस में जाएगा, कीटोन में जाएगा। तो आपको बेटा बेसिकली क्या करना है बस, कि यहां से इसको काट कर, यहां से इसको कट करके सी डबल बॉन्ड ओ लगा देना है। क्या लगा देना है? सी डबल बॉन्ड ओ, बस बाकी ऊपर वाला रिंग सेम रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा मेरा ख्याल इतना काफी है। और बराए मेहरबानी बेटा क्लासेस जो है ना मिस नहीं करनी आप लोगों ने। और नेक्स्ट जो है बेटा इस तरह कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा कि नेक्स्ट आपने ये अक्टूबर, ये हमने मई जून किया है ना, आप लोग 2018 अक्टूबर नवंबर अभी फिलहाल अपना वेरिएंट कर लें 4-2। जिन बच्चों ने ये किया हुआ है उनको मैं कहूंगा वो आगे करते रहें पेपर, क्योंकि हर रोज हम इंशाल्लाह किसी न किसी दिन तो आपके पेपर की बारी आएगी ना जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिलहाल आप लोग बेटा ये पेपर करेंगे आप अक्टूबर नवंबर 2018 4-2 वेरिएंट। ठीक है जी, ठीक है जी।